हमने पूरी हिम्मत से पेशेंट को ट्रीट करना, पूरे जुस्से से ट्रीट करना चालू ही रखा है। अस्पताल ने मरीजों का न सिर्फ इलाज किया बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर भी काफी सपोर्ट किया, जो मरीजों को जल्दी ठीक होने में मददगार रहा। साथ ही परिवारजनों की तरह ख्याल रखने के लिए पेशेंट केयर की सुविधा भी यहाँ अच्छी तरह से काम कर रही है। पेशेंट को फैमिलियर सपोर्ट देते हैं। यहाँ पे फैमिली अलाउ नहीं है तो फैमिली आ नहीं सकती, तो हम एज ए फैमिली उनको पर्सनल केयर करते हैं। जैसे कि उनका स्पंज बाथ करना, वो नहा नहीं सकते, फिर उनको खिलाना, पानी पिलाना, फिर उनकी तेल मालिश करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको आश्वासन देना। पेशेंट को पानी पिलाते हैं, तेल मसाज कर देते हैं, हेयर टक कर देते हैं और आर्टी फीडिंग भी हम देते हैं। जब तेल मालिश हो, हेयर टक हो, जैसे कि उनको बाथ स्पंज है, तो अभी बेड शोर लगते हैं किसी पेशेंट को, ज़्यादातर पेशेंट सोए हैं तो फिर ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो बेड शोर करता है। जैसे ही पेशेंट को पॉजिटिविटी मिलती है, सेम उसी तरह की पॉजिटिविटी हम आज दे रहे हैं पेशेंट को। सिविल अस्पताल के डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ साथ मरीजों को मानसिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। सिविल अस्पताल के साथ साथ उसमें काम करने वाले स्टाफ भी उतनी ही तत्परता और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ये है सरला बहन। यह कोविड ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हुई, परंतु कोरोना को जल्दी ही मात देकर उन्होंने फिर से उसी जज्बे और हौसले के साथ अपना काम शुरू किया। कंटिन्यूअस बधा डॉक्टर हाजर, एनेस्थेटिक बधा ज, पछी मेडिसिन वाला બધા જ ડોક્ટર હાજર હતા અને મારો નર્સિંગ સ્ટાફ બી, સર્વન્ટ પણ એટલી જ મારી કેર લેતા હતા। અમારા જે સર જોવા આવતા હતા, રજની સર ને બધા સરને, જયંતિ રવિ મેડમ, જે પણ બધા આવતા એમને કહું કે જ્યારે મને સારું થઈ જશે, ડિસ્ચાર્જ આપે, હોમ ક્વોરન્ટાઇન પતે પછી મારી તબિયત સારી હશે, હું ચોક્કસ ફરી કોરોના ડ્યુટી કરવા માટે તૈયાર છું। सरला बहन की तरह ही विजय भाई भी कोरोना योद्धा है, जिन्होंने 45 दिनों तक लगातार इस बीमारी से संघर्ष किया और इस पर जीत हासिल की। 15 તારીખે મને બહુ જ આમ શ્વાસમાં એવી તકલીફ થઈ ગઈ હતી અને તાવ ને બધું બહુ આવતું અઠવાડિયાથી, તો મને 108 દ્વારા અહીંયા લાવવામાં આવ્યો હતો અને એના પછી સાહેબે મને સારી ટ્રીટમેન્ટ આપી, 1 મહિનો આઈસીયુમાં રાખ્યો અને આજે 15 દિવસ બેડ જનરલ વોર્ડમાં રાખ્યો, તો અત્યારે મને સારું છે અને સાહેબે મારા માટે બહુ મહેનત કરી, રોજ આવીને મળતા હતા, બધા જ ઘરે વાત કરાવતા હતા ફેમિલી જોડે। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के केस बढ़े थे, उसके तहत गुजरात सरकार ने यहाँ पर धन्वंतरी रथ है उसका शुरुआत की। ये रथ है जो अलग अलग सोसाइटी के द्वार पर जाते हैं। वहीं अहमदाबाद में इन दिनों कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। इसका एक कारण है एएमसी द्वारा यहाँ धन्वंतरी रथ और 104 इमरजेंसी सेवाएं शुरू की गई, जो लोगों को घर घर जाकर मेडिकल सुविधा दे रही हैं। सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों का इलाज तुरंत ही किया जाता है। अहमदाबाद में 125 धन्वंतरी रथ काम कर रहे हैं। मैं जयेश भाई परीख बोल रहा हूँ। ये आरोग्य संजीवनी मोबाइल वन से जो दवाई दी जाती है वो अच्छी तरह से दी जाती है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे घर पे आके मेरे को ये दवाई दी गई है। मैं बाहर नहीं निकल सकता, इसके लिए मेरे घर पे आके दे गए। अच्छी है, सरकार की सुविधा ये अच्छी है। पेशेंट को दवाई देते हैं, ओपीडी चलाते हैं और साथ में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई जो कोरोना 19 के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करती है, वो दवाई भी हम सबको प्रोवाइड करते हैं। खास करके सीनियर सिटीज़न जो घर से बाहर निकलने में उनको ये रोग लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो उनको हम घर पर जाकर उनके सोसाइटी के करीब ही दवाई ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और ये चेप हम संक्रमण होने से रोक सकते। एक तरफ कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में जाने के लिए लोग डर रहे कोरोना की वजह से, उसी के तहत ये 104 सर्विस चालू की है। आप देख रहे हैं कि पूरी गाड़ी है, उसके अंदर मेडिकल टीम रहती है और साथ में दवाइयाँ भी रहती है। जो लोगों को बुखार, सर्दी या खांसी हो तो उनके लिए भी ये दवाइयाँ उनको दी जाती है और खास कर ये सर्विस से लोग भी खुश के। जहाँ तक सवाल है गुजरात का, तो गुजरात वैसे भी हेल्थ में अग्रेसर रहा है। अहमदाबाद की तरह ही कोरोना की इस जंग में भारत देश को मिलकर लड़ना है और सावधानी पूर्वक कोरोना को हराना है।
क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। Overwhelming response from the students and the teachers to use the alternate mode of examinations and make sure that the students complete their academic requirements. You see, there is the issue of credibility of the degrees. And all of us are passing through the same pandemic. It's not that teachers are in relaxed condition and only students have the problem. Everybody, from Prime Minister to the peon, everyone has the same problem. In spite of that, the life should go on. We simply can't say just because something bad is happening, we can't stop. We have to continue. Life should continue. The education system continue. The education should continue. Because of Corona, the way we live, the way we eat, the way we teach, everything has completely changed. And it is very true that in any education system where teaching, learning and evaluation, which are all three integral parts of an education system, if any one of them misses, that is the education system in itself, it becomes incomplete. सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपके निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। As novel coronavirus spreads around the world, नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के साथ की राज्य में बाढ़ के चलते उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। बागजान तेल कुएं की स्थिति और कोरोना संकट पर भी की चर्चा। 6 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर की चर्चा। पीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। कोविड-19 पर राहत की खबर। दुनिया के मुकाबले भारत में घट रही कोरोना मरीजों की मृत्यु दर। भारत में मृत्यु दर पहली बार 2.49%। 5 राज्यों में मृत्यु दर का आंकड़ा 0। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 11 देशों में भारत से 8 गुना अधिक संक्रमण, जबकि 14 गुना अधिक हुई मौतें। अब तक देश में 6,77,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामले हुए 3,73,000 से ज्यादा।
कुल मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 26,816। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 मरीज स्वस्थ। बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य टीम राज्य के दौरे पर। देश में सरकार का ध्यान कोविड-19 के मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है केंद्रित। राज्य में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर होगी उपलब्ध। दिल्ली में भारी बारिश, मौसम विभाग ने कहा 21 जुलाई तक राजधानी एनसीआर में बारिश की आशंका। बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है गंभीर। असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में डिजिटल तकनीक के माध्यम से न्यायालयों में हुई मामलों की सुनवाई। केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 7800 जबकि हाई कोर्ट में 1,75,000 और सब ऑडिटिंग कोर्ट्स में 7,34,000 मामलों की डिजिटल तरीके से की गई सुनवाई। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। विश्व में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,43,00,000 से ज्यादा। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कुल 70,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 50 में 41 प्रांतों में लगातार हो रही है कोविड-19 के मामलों में वृद्धि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी इजाफा। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर हुई 6 करोड़। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उन राज्यों के बारे में बात करते हैं जो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर राज्य में बाढ़ के बाद की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम के सीएम से बागजान तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए किए जा रहे उपायों और कोरोना महामारी से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी ली। आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन के जरिए बात की। सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। तो साथ ही ये भी कहा है कि इस घड़ी में वो राज्य के लोगों के साथ हैं। और असम के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा कर कोविड-19 से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के कई राज्य इस मौसम में बाढ़ से जूझ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं बाढ़ग्रस्त राज्यों में हो रहे राहत बचाव कार्यों पर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में रविवार को बारिश हुई। दिल्ली में भारी बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। जलभराव के बीच डीटीसी की बस लगभग पूरी डूब गई। वहीं कई जगहों पर जलभराव के बाद जाम भी लगा। इस दौरान कई इलाकों में तेज बहाव के कारण कुछ कच्चे मकान और झुग्गियां बह गईं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश हुई। भारी बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। एक तरफ जहां पहाड़ों से मलबा गिर रहा है तो वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। असम में पिछले 2 से 3 दिन में मूसलाधार बारिश से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी राज्य के 24 जिलों के 2400 गांवों में 25 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। वहीं भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 110 हो गई है। उधर बिहार में सभी प्रमुख नदियों के उफान पर रहने से राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से मुजफ्फरपुर का एक गांव जलमग्न हो गया है। राज्य के 8 जिलों में 2,92,000 की आबादी बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से 11,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। 7 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 2,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं।
लगभग 20,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 27 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं। अनेक परिवारों ने तटबंधों पर शरण ली हुई है। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 20 व 21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। एक तरह से देश पर दोहरी चुनौती कही जा सकती है। बाढ़ग्रस्त कई राज्य और उस पर से कोरोना महामारी का जिस तरह से संकट है, लेकिन इसमें भी कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जो एक बेहतर उम्मीद का संकेत कह सकते हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं कि लगातार कोरोना महामारी से, इस संक्रमण से निपटने की जो तैयारी है उसका कुछ असर सामने दिखाई दे रहा है, जिसे आप सकारात्मक असर के तौर पे कह सकते हैं, जिसमें कोविड-19 की रिकवरी दर करीब 63% हो गई है। हमने देखा है कि लगातार किस तरह से ये रिकवरी दर जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। कोविड-19 की मृत्यु दर भी करीब 2.5% हो गई है। यही नहीं, जांच प्रयोगशालाएं लगातार बढ़ रही हैं और आज की तारीख में यह आंकड़ा 1264 का हो गया है। हर दिन कुल जांच 3,50,000 से अधिक की जा रही है, यानी कि हर दिन ये कोशिश हो रही है कि इन प्रयोगशालाओं के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोविड जांच कराई जा सके और अगले 3 महीने में जांच क्षमता का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसे 10 लाख प्रतिदिन रखा गया है। यानी कि ये सबसे बड़ा, और खासकर सरकार का लगातार ये कहना है, एक तरफ रिकवरी रेट, दूसरी तरफ घटता मृत्यु दर, और सरकार की सबसे ज्यादा तवज्जो इस पे है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो लोगों के। मृत्यु दर 2.5% से कम है। फिलहाल कोविड की मृत्यु दर 2.49% पर पहुंच गई है भारत में। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की सही देखभाल से मृत्यु दर में कमी आई है। ये वो कुछ कारण है जिसकी वजह से इस दर को हम हासिल कर पाए हैं और लगातार भारत इसमें एक गिरावट देख रहा है। बीमारी को फैलने से रोकने की प्रभावी कार्यनीति का भी एक ये असर है जो दिखाई दे रहा है। बड़े स्तर पर परीक्षण से भी मदद मिली है और उसने कहीं ना कहीं संक्रमण को फैलने में या फिर लोगों को जल्दी से जल्दी इस संक्रमण का पता चलने के बाद उनके ठीक होने की जो रफ्तार है उसका कारण यही है। उच्च जोखिम वाले लोगों पर लगातार नजर रखा भी जा रहा है और संक्रमण की शुरुआत में ही ये देखा जा रहा है। वहीं कोविड में भी राज्यों में भी कोविड मृत्यु दर में कमी देखी गई है। 29 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी कि राष्ट्रीय औसत तो 2.5 है, उससे कम है। इसमें भी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मृत्यु दर 0 है। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए कही जा सकती है। हम उन राज्यों के को भी आपको बताएंगे वो कौन से राज्य हैं जहां 1% से कम है। ऐसे 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कोविड मृत्यु दर 1% से कम है। आइए एक नजर डालते हैं, नक्शे के जरिए भी उन राज्यों को देखते हैं कि कहां पर मृत्यु दर, कोविड मृत्यु दर 0 है। वो खासकर पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्य आप देख रहे हैं, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये वो 4 राज्य हैं जहां कोविड मृत्यु दर 0 है और इसी के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। यानी कि ये वो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जहां 0 इस समय कोविड मृत्यु दर है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहां 1% से कम कोविड मृत्यु दर है। उसमें कई ऐसे राज्य हैं, अगर हम एकदम उत्तर से शुरू करें तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है 0.75 है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में 0.33 है। वहीं अगर इस तरफ आप आते हैं पूर्वोत्तर की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 0.46%, 0.48 है। साथ ही साथ मृत्यु दर अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना की बात करें तो ये वो राज्य हैं जहां लगातार वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनके तहत संक्रमण को रोका जा सके, संक्रमण का जल्द पता चल सके और उन्हें मरीजों को ठीक करके घर वापस भेजा जा सके। और यही वजह है कि भारत का हर दिन, अगर हम कम से कम 20 दिन का अंतर को भी अगर देखें तो रिकवरी रेट में एक बेहतरी दिखाई दे रही है। ये वो राज्य हैं जहां पर मृत्यु दर
1% से ज्यादा है और 2.5 से कम है, जिसमें उत्तर प्रदेश 2.36% है, पुदुचेरी में 1.48% है, कर्नाटक में 2.08 है, तमिलनाडु में 1.45% है। वहीं राजस्थान में भी यह आंकड़ा बढ़ा हुआ कहा जा सकता है, अन्य राज्यों की तुलना में 1.94% है। तो ये वो राज्य आपने देखे, यानी कि पूरे भारत में हमने उन राज्यों को आपको दिखाया है जहां पर शून्य मृत्यु दर कोविड की है, जहां 1% से कम है और जहां पर 2.5% से कम राज्य हैं। आइए एक नज़र ये भी डालते हैं कि दुनिया के तमाम वो मुल्क, उनकी तुलना भारत के साथ किन किन क्षेत्रों में भी की जा रही है और वो क्या आंकड़े बताते हैं। अगर हम जनसंख्या के लिहाज से सबसे पहले शुरू करें तो ये आप देख रहे हैं, जनसंख्या अगर आप देखें तो 1,34,11,00,000 सर्वाधिक प्रभावित देश जो हैं दुनिया के, उन देशों के नाम भी एक बार आपको हम बता देते हैं। ये अमेरिका, ब्राजील, रूस, पेरू, चिली, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ईरान, पाकिस्तान और स्पेन है। यानी कि उधर जो आपको पीला बार दिखाई दे रहा है वो 11 सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। इनकी जनसंख्या 1,34,00,00,000 है और भारत की जनसंख्या 1,38,00,00,000 है। ये वो सच्चाई है जो बताती है कि किस तरह से लगातार भारत जो तमाम कदम, एहतियाती कदम उठा रहा है, इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए उन कदमों का ये असर दिखाई दे रहा है। इधर जनसंख्या घनत्व है, इन 11 देशों का सर्वाधिक जो प्रभावित देश हैं पूरी दुनिया में कोविड से, उनका 86 है घनत्व और 464 है, यानी भारत में घनत्व 5 गुना ज्यादा है। तो आप उन चुनौतियों को भी अंदाजा लगा सकते हैं जो चुनौतियां कोविड संक्रमण से निपटते समय भारत के सामने जनसंख्या और घनत्व को लेकर आ रही होंगी। कोरोना संक्रमण मामले अगर आप देखेंगे तो ये जो 11 देश है पूरे दुनिया में, इनमें 85,80,179 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में ये 10,38,716 है, यानी कि भारत से करीब 8 गुना ज्यादा मामले उन 11 देशों में आ रहे हैं जो जनसंख्या और घनत्व दोनों के लिहाज से भारत से बहुत कम है। वहीं कोरोना से हुई अगर मौतों का आप आंकड़ा देखेंगे विश्व में, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे ये जो 11 देश हैं दुनिया के, उनमें 3,78,142 मौतें हुई हैं अभी तक। वहीं अगर आप भारत का आंकड़ा देखते हैं तो 26,273 है। भारत से करीब 14 गुना ज्यादा मौतें इन 11 देशों में आप देख सकते हैं। तो ये वो कुछ आंकड़े हैं जो एक उम्मीद बंधाते हैं भारत में कि लगातार जो संक्रमण से निपटने की, इस महामारी से लड़ने की जो एक मुहिम भारत ने उठाई है, उसके कुछ असर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ लगातार वैक्सीन को एक तरह से वैक्सीन की तरफ भी भारत प्रगति कर रहा है। ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं, कुछ होने बाकी हैं। एम्स में 100 लोगों के ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। तो उस तरफ भी क्या प्रगति है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों से। लेकिन उससे पहले ये सच है कि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान मामलों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है। भारत में कोविड मृत्यु दर में गिरावट और बेहतर होता रिकवरी रेट इस उम्मीद को बनाए रखे है कि दुनिया के अन्य मुल्कों की तुलना में कोविड के खिलाफ जंग में भारत बेहतर कर रहा है। कोविड महामारी की चपेट में दुनिया के 1.43 करोड़ लोग आ चुके हैं। ऐसे में भारत वो सभी प्रयास कर रहा है जिससे लोगों को महामारी से बचाया जा सके। केंद्र ने इसकी रोकथाम के लिए संक्रमित मरीजों की जल्द पहचान व उनकी जांच की सुविधा बढ़ा दी है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर घर सर्वे करना, समय पर कांटेक्ट ट्रेसिंग करना, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में बेहतर निगरानी रखना, बेहतर चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराना भी बचाव के कदमों में शामिल है। वहीं अस्पतालों में मूलभूत जरूरी सुविधाओं के विस्तार और उनमें बढ़ोतरी करना भी बचाव और इलाज के लिए अच्छी पहल है। साथ ही आईसीएमआर ने पंजीकृत चिकित्सकों को किसी भी व्यक्ति की जांच कराने संबंधी अधिकार देकर एक और सकारात्मक कदम उठाया है। केंद्र व राज्य सरकारों को बेहतर चिकित्सा इंतजाम की बदौलत ही भारत में संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर तुलना में 2.5% से भी कम है। ये 2.49% दर्ज हुई है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। केंद्र सरकार के प्रयासों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकारों ने भी टेस्टिंग बढ़ा दी है और अस्पतालों को जरूरत के मुताबिक तैयार भी किया है। कई राज्यों ने तो संवेदनशील लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिला और वैसे लोग जिन्हें पहले से ही कोई संचारी या गैर संचारी बीमारी है या इलाज चल रहा है,
उनकी पहचान सुनिश्चित कर ली है। इस बड़ी पहल को हकीकत में बदलने के लिए तकनीक के साथ ही आशा सेविकाओं और एएनएम का सहयोग काफी सराहनीय रहा है, जिन्होंने एक बड़ी आबादी को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभाई है। दूसरी ओर बिहार में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र का एक 3 सदस्यीय दल राज्य का दौरा कर उचित सलाह और सहायता मुहैया कराने में मदद करेगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में ये दल राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय को सलाह भी देगा। प्रदेश में कोरोना की जांच की सुविधा 1-2 दिनों में अनुमंडल स्तर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक जन अभियान का भी शुभारंभ किया, जो महामारी के खिलाफ मजबूत हथियार भी है। उन्होंने एम्स और दिल्ली पुलिस के संयुक्त प्रयास से प्लाज्मा डोनेशन की भी शुरुआत की। इस बीच एम्स कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन का मानव परीक्षण करने की शुरुआत भी कर रहा है। ये परीक्षण लगभग 100 लोगों पर किया जाएगा और इसमें 18 से 55 आयु वर्ग का व्यक्ति शामिल हो सकता है। प्रक्रिया में एक स्वस्थ व्यक्ति का ही चयन होगा। दूसरी शर्त यह भी है कि वह कोविड-19 से भी संक्रमित नहीं होना चाहिए। इस होने वाले परीक्षण में दिल्ली एनसीआर के लोग शामिल हो सकते हैं। परीक्षण शुरू करने से पहले उनके लिवर की भी जांच होगी और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच कम से कम 14 दिन का अंतर रखा जाएगा। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों की देखरेख में ये परीक्षण होंगे और परीक्षण में शिरकत करने वाले लोगों पर वैज्ञानिक लगातार सजगता के साथ निगरानी भी रखेंगे। इसमें स्वेच्छा से शिरकत करने के लिए 07428847499 पर कॉल कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है या ctaims.covid19@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। यानी चौतरफा प्रयासों की बदौलत भारत दुनिया में कोविड-19 की रोकथाम और इलाज को लेकर एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नितेन सिंह के इनपुट के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी विषय पर आज हमारी चर्चा भी है। हमारा न्यूज नाइट का आज विशेष है कोविड रिकवरी रेट, भारत की नई उम्मीद। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस के सरीन जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर ILBS। डॉक्टर सरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रंजन त्रिखा साहब जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं एनेस्थीसियोलॉजी क्रिटिकल केयर और चेयरमैन हैं क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप कोविड-19 टीम के। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्रिखा साहब आपके पास आना चाहेंगे और डॉक्टर त्रिखा जानना चाहेंगे कि ये रिकवरी रेट 63% सामने आया है, कोविड मृत्यु दर लगातार गिरावट उसमें देखा जा रहा है। इसको कितना बड़ा आप एक तरह से कितनी बड़ी उम्मीद मानते हैं, कितना बड़ा संकेत देखते हैं इस महामारी की जंग में? भारत को आप कहां देखते हैं इन दोनों आंकड़ों के लिहाज से? इन दोनों आंकड़ों के हिसाब से भारत इस जंग को काफ़ी हद तक जीत चुका है और जैसे कि आपने डाटा दिखाया है, भारत में डेथ रेट 2.49 है और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो ज़ीरो डेथ रेट है, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे ज़ीरो डेथ रेट है और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो 2.49 से भी कम डेथ रेट है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारी सरकार ने ठीक टाइम पे जो रूल्स निकाले, ठीक टाइम पे जो प्रिकॉशंस ली, ठीक टाइम पे जो लॉकडाउन किया, जिस कारण हम बिल्कुल अपने तरीके से अस्पताल में बेड्स बढ़ा सके और इन मरीजों की देखभाल करने की सुविधा कर सके, और वो सरकार के जो कदम उठाए गए थे बिल्कुल ठीक थे और उस कारण ही हमारा ये डेथ रेट इतना कम हुआ है। आपने एक और चीज़ बहुत अच्छी बताई है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इन्फेक्शन रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। सो पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो गई है, जिस कारण हम ये इन्फेक्शन को फैलने से रोक पा रहे हैं। और बहुत ऐसी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में जो बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक बड़ी हैं, ऐसी स्टेट्स में भी डेथ रेट कम है, इन्फेक्शन रेट कम है। तो ये सब कुछ बताता है कि हम लड़ाई में जीत की तरफ जा रहे हैं और अगले कुछ दिनों में ये और अच्छे होते जाएंगे। ये जो नंबर्स आ रहे हैं, हमें अभी ढीला नहीं पड़ना है, हमें अभी प्रिकॉशंस कम नहीं करनी है। ये देखा गया है कि जब थोड़े से रिपोर्ट्स अच्छी आ जाते हैं, लोग घूमना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी कम कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है, ये हमें सरकार के साथ रहना है। जो सरकार हमें निर्देश देती है वो एक एवरेज सिटीजन को मानना चाहिए, क्योंकि हमें ये अभी जीतने के लिए पूरी तरह से अभी लंबी ये लड़ाई है। अभी आई कैन कॉल इट कि अभी हाफ वन बैटल है, इस पे ऐसे ही लगे रहना है।
बिल्कुल नियम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बितानी है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। जी डॉक्टर सरीन, निश्चित रूप से ये आंकड़े ज़रूर एक उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जिन घरों, जिन परिवारों, जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हो रहा है, जिन घरों में किसी की जान चली जा रही है, उनको ये लगता होगा कि खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो कि दिखाई भी दे रहा है, आंकड़ों में ये दिख रहा है कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर सरीन, क्या आप कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को, देश के लोगों को, कि इस समय की एहतियात मुख्य रूप से क्या होने चाहिए? जो लगातार हम एहतियात बरत रहे हैं वही, या अब से आने वाले अगले 2 महीने और ज़्यादा परीक्षा के कहे जा सकते हैं और सख्ती से उन एहतियातों पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, एक तो हम लोग सोचा करते थे कि भाई लॉकडाउन 2 हफ्ते का है, फिर 2 हफ्ते का बढ़ा है तो अब ख़त्म हो जाएगा, पर हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाएगा। तो ये एक भ्रम है, और हर स्टेट के अंदर, हर पार्ट ऑफ द कंट्री में ये एक वेव की तरह है। जैसे अब यहाँ दिल्ली में थोड़ा सा कम हो गया है, और थोड़ी स्टेट्स में जहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं, पर दूसरी जगह नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि इन्फेक्शन तो स्प्रेड हो रहा है, और ये इन्फेक्शन अगर भारत में 30, 35, 40 हज़ार के लोग रोज़ अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी समझ में और लोगों की समझ में अंतर बना हुआ है। आप देखें कि कल सिर्फ जाके इतने महीनों, 7 महीनों के बाद अमेरिका का जो मेन सेंटर है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसने ये कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है। अमेरिका में इतने इन्फेक्शन, इतने लोग मर रहे हैं, पर उन्होंने नहीं कहा। भारत ने इसमें बहुत पहल करी। हमारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने, लीडर्स ने, सब ने कहा कि भाई हाँ, आप जो है मास्क पहनिए। पर मैं देख रहा हूँ अब थोड़ी बहुत ढिलाई होने लग गई है। लोग जा रहे हैं, जब फ़ोन आया तो उन्होंने मास्क उतार दिया, खाना खाया तो मास्क उतार दिया, मिलने गए, पार्टी में गए, मास्क उतार दिया। ये सबसे पहला नियम है। अगर शर्तिया आपको बचना है कि मेरे को कोरोना नहीं हो, तो एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पब्लिक में ज़रूर लगाएं। उसे N95 कहते हैं। लगभग 100 में से 95% ये आपका वायरस को अंदर जाने का रिस्क ख़त्म कर देता है। अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपने मास्क लगाया है, तो दूसरे को जाने का उसके अंदर रिस्क ख़त्म हो जाता है, अनलेस कि उसके अंदर मास्क में कोई स्पेशल वाल्व, जिसे रेस्पिरेटर कहते हैं, वो लगाओ। तो नॉर्मल N95 से आप याद रखें कि अगर आप ऐसे इलाके में, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की भीड़ या एक इन्फेक्टेड अननोन एसिम्प्टोमेटिक से आपका जो संपर्क हो सकता है, तो ये मास्क ज़रूर पहने रखें। और ये एक श्योर वे है कि आपके इलाके में, रेड एरिया में जहाँ पे कि इन्फेक्शन हो रहा है, आप बचे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी से वैक्सीन में बहुत समय है। दूसरी बात एहतियात की जो लोगों को रखनी है कि वायरस जाता कैसे। वायरस सिर्फ 4 या 5 रास्तों से जाता है, मुंह से, नाक से, आँख से, कान से, या किसी ऐसी झिल्ली वाले रास्ते से जहाँ से कि वायरस, जैसे रेक्टम वगैरह से, वहाँ से भी वायरस का प्रवेश होने की पॉसिबिलिटी, और कोई तरीका नहीं। तो आप सोचें कि हाँ भाई मेरी स्किन छू गई, मेरी बाहाँ पर उसने छू दिया, उससे नहीं होगा, वायरस आपके शरीर में एंटर नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आप किसी से मिले या ऐसी सरफेस में, लिफ्ट है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, जो कि इन्फेक्ट हो चुका है, तो आप हाथ जरूर धोएं। तो दिन में जितनी बार आप हाथ धोएंगे, ज़रूरत नहीं है कि सैनिटाइज़र ही लें, पैसे लगाएं। साधारण व्यक्ति सिर्फ हाथ धो और मुंह में, नाक में वो उंगली या गंदी चीज़ें ना लगाएं। तीसरा है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे कि एयर कंडीशनिंग सेंट्रल है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, मे भी दूरदर्शन है जी, वहाँ पर एयर चेंजेस, हवा बदलना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगे कि भाई दूसरा व्यक्ति आया है, वो हो सकता है इन्फेक्टेड, उसने मास्क नहीं पहना, उसको मास्क पहनाएं और आप बाहर चले जाएं। बिल्कुल डॉक्टर सरीन, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, तो मास्क जरूर पहने, हाथ लगातार धोएं। डॉक्टर त्रिखा, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आंकड़े आए हैं सामने, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जहां पे 0 कोविड मृत्यु दर है। तो ये जो फर्क है, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति इस समय
खराब भी कही जा सकती है, कुछ बेहतर हो रही है, कुछ जगह पे खराब है। महाराष्ट्र है मसलन के तौर पे, दिल्ली की स्थिति अब से कुछ समय पहले तक एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब थी। अब कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ कंट्रोल्ड दिखाई दे रही है, लेकिन ये अंतर किस लिए है, क्या कारण मानते हैं? ये जो अंतर है हिंदुस्तान में, एक हमें देखना पड़ेगा, हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रांत हैं, स्टेट्स हैं। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं, वहाँ से लोग कम बाहर आके वापस जा रहे हैं, और वहाँ पे इससे पहले कि लोग ज़्यादा जा पाए, सरकारों ने ऐसा किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वहाँ लोगों को अवेयर कर दिया है। लोग समझ गए हैं कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो ये इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं।